जो उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति जिसको कहते हैं वो अभी संतोषजनक तो नहीं है। हम लोग के यहाँ मुस्लिम अगर जाने जाते हैं तो वीकर सेक्शन उनका ज़्यादा है, उसमें ख़ास तौर पे बुनकर है, उनसे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं, दस्तकारी उनकी खासियत रही है। लेकिन देखने में ही आया कि जब से हैंडलूम पर जो उपेक्षा पे इग्नोरेंस हुआ, उससे मुसलमानों के हालात और ख़राब हुए। हम लोगों के अपने जो अनुभव हैं उनमें यह है कि जो दस्तकारी में लगे थे, जिनके पास एक फन था, एक हुनर था, वो इतने मजबूर हुए कि उनको रिक्शा चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कुलीगिरी करने लगे, यहाँ से रोजी रोटी के लिए उनको पलायन करना पड़ा। ये बदलाव कब आया? ये बदलाव 90 के दशक से शुरू हो गया है। ये क्या किसी तरह से ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी का भी नतीजा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हैंडलूम की सरकार ने बहुत उपेक्षा की। हैंडलूम को गवर्नमेंट अपना एक शेल्टर देती थी, प्रोटेक्शन देती थी, उससे अच्छा काम था। आपके गोरखपुर, खलीलाबाद, भदोही तक ये पूरी एक बेल्ट जो दस्तकारी के लिए जानी जाती थी, अगर हम उस दिशा में काम किए रहते तो आज भदोही की तरह से हमारे गोरखपुर का भी नाम होता, हम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे होते। आज हमारे सारे वो फनकार कहाँ हैं? कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुली बना हुआ है, कोई मनरेगा में मजदूर हो गया है। क्या फनकारों को इस मुकाम तक पहुँचने देना चाहिए? ये तो सियासी पार्टियों का भी ये की जिम्मेदारी थी, वो सरकार की भी। आपको लगता है ग्लोबलाइजेशन से भी इस पर कुछ असर पड़ा? ज़रूर पड़ा। ग्लोबलाइजेशन से ये पड़ा कि सारी चीज़ें बाज़ार को देखने की हो गई। अगर बाज़ार कहता है कि नहीं ज़रूरी है तो ज़रूरी है, नहीं तो सरकार भी इसको तवज्जो नहीं देती। फिर लेकिन बुनकर को किया जाना चाहिए था। हमारे जो वो एक फंड है उसको गवर्नमेंट ट्रेंड करती, जैसे यहाँ निट्रा एक चलता है, लेकिन निट्रा कितने लोग जानते हैं? वो कोई काम करता हो? नहीं करता है। हम ट्रेंड करते उनको, बाज़ार कंपटीशन के लायक बनाते। हमने कंपटीशन के लायक तो उनको बनाया नहीं। क्या आज भी एंटीक चीज़ों की इम्पॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। सबसे पहला हमला तो पावरलूम का हुआ। जब पावरलूम का हमला हुआ तो हमको हैंडलूम को उसको बचाना चाहिए था। हमने हैंडलूम को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। कभी सूद, कभी बिजली, कभी दाम, और इसी में उलझाकर ऐसा रखा कि लोगों को लगा कि तो भूखे मर जाएंगे हम। अच्छा, ये गोरखपुर में एक अहम सियासी शख्सियत योगी आदित्यनाथ उनकी है, उनका क्या रोल है और उसकी वजह से क्या असर पड़ा है ख़ासकर मुसलमानों पे पॉलिटिकली? देखिए, योगी की जो राइजिंग है वो सीधे सीधे कम्युनल बेस पर होती है। वो हिंदुत्व की बात करते हैं। हम लोगों ने कई बार योगी से इस पर बातचीत भी की कि हमको याद आता है वो दौर जब बीजेपी और आरएसएस जैसी पार्टियां ये कहती थी कि देश में दो तरह के मुसलमान हैं। एक को वो राष्ट्रवादी मानती थी और दूसरे को मानते थे कि वो पाकिस्तान परस्त है। तब तक तो गनीमत थी कि उनको अजरुद्दीन के छक्के अच्छे लगते थे। यह है, बातचीत में आता था कि अजरुद्दीन उनको अच्छा लगता था, मीर अब्दुल हमीद का नाम लिया करते थे, ये था। लेकिन अचानक देखा गया कि हम लोग के अयोध्या इशू के बाद हमने वो जो राष्ट्रवादी मुसलमान जो मैं कहता था या हम कहते तो वो भी हम कहना छोड़ दिए। अब सारे मुसलमान एक ही तरह के हो गए। हम उन्हें संदेह की नज़र से देखते हैं। ये तो बहुत ख़राब बात है। ये जो गिरावट आई है कि मुसलमान कोई भी हो, सबसे पहले हम उसकी लॉयल्टी पर संदेह करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या सारे मुसलमान पाकिस्तान परस्त होते हैं? क्या पाकिस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं वो इंसान नहीं है? वो देश दुनिया के बारे में, उनके मसाइल के बारे में चिंता नहीं करते? बात तो उससे आगे बढ़ गई। अब तो हर मुसलमान को आतंकवादी। हाँ, वही मैंने कहा ना कि पहले दो तरह के मुसलमान थे। अब पहले तो हमने उनकी लॉयल्टी पे संदेह तो मैं लगातार कर रहा हूँ। वो आज़ादी के बाद से हमारे जैसे लोग इसको बहुत ख़राब मानते हैं। तो इसका क्या असर पड़ा है मुसलमानों पर? हिंदू मुस्लिम जो रिलेशनशिप है उस पर क्या असर पड़ा है? देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, रियलिटी एक अलग है। गोरखपुर से जो सियासत होती है, जाहिर सी बात है उससे नफ़रत फैलती है। लेकिन शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए इस ज़मीन का, यहाँ के लोगों का, जो उनके कहने में आकर वोट हो सकता है जहाँ चाहें वहाँ दे दें। उनके सामने बात चाहे भले जैसे भी करें, लेकिन गोरखपुर के लोग कम्युनल हार्मोनी के साथ जीना चाहते हैं, जीने की कोशिश करते हैं और जीते हैं।
नहीं तो सियासत जिस तरह से नफरत फैलाती है, आज आप जहाँ बैठे यहाँ पर आपको दो तरह की धाराएं साफ साफ दिखती। आपको यहीं हिंदुस्तान भी दिखता, पाकिस्तान भी दिखता, लेकिन न तो खोजे से आपको आरएसएस वाला हिंदुस्तान मिलेगा, न खोजे से आपको पाकिस्तान मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। आपको गोरखपुर मिलेगा जहाँ लोग कौमी एकता के साथ रहते हैं। और वो जो ताना बाना है उसे उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीतिक दल छिन्न भिन्न नहीं कर पाएंगे। लोगों को चाहिए कि समझदारी का परिचय दें, और राजनीतिक दल चाहे जिस तरह की बात करते हो, राजनीति की बात करते हो, हम लोगों को इंसानियत की बात करनी चाहिए। इसलिए कि बहुत कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं कि आज 1947 में हम नहीं जी रहे हैं, हम 18वीं सदी और 19वीं सदी में नहीं जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यह वैज्ञानिक सदी है। हमारी सोच में बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक्स होने चाहिए। ठीक है, राजनीतिक दल को तो उनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और राजनीति उनको करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। क्यों न करें? राजनीति नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन वोट बैंक की राजनीति हो, ये थोड़ी खराब बात है। फिर आप कुछ की बात करते हैं। तो हमारे इंसानियत की बात कौन करेगा? आपको क्या लगता है कौन? हमको लगे समाज के समझदार लोगों को करना चाहिए। और अब तो एक बहुत अच्छा एक रास्ता भी दिख गया, सिविक सोसाइटी। अन्ना हजारे ने सिविक सोसाइटी के रूप में एक ऐसा मंत्र दिया है देश को कि हम चाहें तो राजनीति को सुधार सकते हैं। दिल्ली में देश के क्या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख भी कल हैं, वो हमारी आबादी के कितने % होते हैं? लेकिन उन लोगों ने जुटने के बाद पूरी सरकार, पूरी संसद और सारे राजनीतिक दलों को झकझोर के रख दिया। जगह जगह अगर हम इस तरह की सिविक सोसाइटी बना लें तो राजनीतिक दलों का नंगा खेल हम बंद कर सकते हैं। और हमें इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? प्रेशर ग्रुप नहीं बनते हमारे यहाँ। इंटेलेक्चुअल जो हमारी जमात है, हमको लगता है कि वो अपना रोल नहीं प्ले कर रही है। वो ड्राइंग रूम डिस्कशन, कमरे में बैठकर हम रोएं एक वीडियो की तरह, या जंगल में जाकर रोएं, ये इंटेलेक्चुअलिटी नहीं कहती है। आप किस लिए पढ़े लिखे हैं? आप जहीन इंसान हैं तो उसका क्या मतलब क्या है? आप कमरे से बाहर निकलें, सोसाइटी में जाएं, जहाँ लगता हो खराब लोग हैं उनसे थोड़ा सा कन्फ्रंट करें। और अगर हम नई सोसाइटी का निर्माण नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? दलों से बांटने से और जाति और धर्म में बांटने से तो नहीं चलेगा। क्या इस देश को केवल हिंदू चलाते हैं या केवल मुसलमान चलाएंगे? सब मिलकर चलाएंगे तो सबकी बात होनी चाहिए। ठीक है शाही जी, बहुत बहुत शुक्रिया।